रेगिस्तानी इलाके में चट्टानों और पत्थरों में अपने बेटे हरीश का हाथ थामकर चारों ओर देखती है और आगे बढ़ती है बेचारी बहू अनामिका। 10 साल के हरीश के पैरों में दर्द होने लगा, वो चल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक चट्टान के ऊपर अनामिका और हरीश दोनों जाके बैठ गए। देखो बेटा, तुम इसी पत्थर पे बैठो, मैं अपना जरूरत का पत्थर ले आती हूँ, तब तक कहीं मत जाना। ठीक है माँ। इस तरह अनामिका कहती है। फिर जो उसे पत्थर चाहिए था उसे ढूंढने के लिए वो चली जाती है। बड़े ही कष्टों के साथ उसे ढूंढ के अपने सर पे उठा के वो वहाँ ले आती है जहाँ उसका बेटा हरीश बैठा हुआ था। बेटा, अब चलो हम चलते हैं। माँ, आपने इतना बड़ा पत्थर क्यों उठाया है? हम चलते चलते बात करेंगे, तुम भी एक छोटा सा पत्थर उठा लो बेटा। माँ के कहने पे हरीश भी एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और अपने सर पे रख लिया। फिर माँ बेटे बात करते करते अपने घर पहुँच जाते हैं। फिर पत्थरों को सही जगह पे रख देते हैं। माँ, अब इस पत्थर को आप तराशेंगी है ना? हाँ बेटा, इन पत्थरों को तराश के उसे बेचकर जो पैसे कमाते हैं उसी से तो 2 वक्त खाते हैं। जाओ, अब तुम जाके बहन के साथ बैठ के पढ़ाई करो। माँ के कहने के मुताबिक हरीश घर के अंदर चला गया। वहाँ भाव्या और शारदा चारपाई पे बैठ के बातचीत कर रही थी। हरीश को देखकर भाव्या पूछने लगती है, भैया, माँ भी आ गई क्या? हाँ बहन, वो बाहर है, उन्होंने हमें पढ़ाई करने को कही है। बच्चे, तुम लोग यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, मैं बहू के पास जाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से बहू अनामिका के पास आई। उस वक्त वो तराशे हुए पत्थरों को गाड़ी के ऊपर रख रही थी। रात में इन मूर्तियों को बेचने जाओगी बहू? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं। अगर आज हम इन मूर्तियों को बेचेंगे तभी जाके हम कल कुछ खा पाएंगे, नहीं तो हमें भूखे सोना पड़ेगा। ध्यान रखना बहू, ज्यादा अंधेरा मत होने देना, समय अच्छा नहीं है। 1-2 मूर्तियाँ बेच के ही तुम घर लौट आना। ठीक है माँ जी, बच्चों के साथ घर पे सावधानी से रहिएगा। शारदा को इस तरह से कहते हुए बहू अनामिका उन पत्थरों की मूर्तियों को लेकर बेचने चली जाती है। मूर्तियाँ ले लीजिए, मूर्तियाँ, पत्थरों की मूर्तियाँ, हाथों से बने बहुत ही खूबसूरत पत्थर की मूर्तियाँ, इस तरह से चिल्लाती है। फिर वो मूर्तियों को लेकर 2-3 गली गली घूमती है। वहाँ कमला नाम की एक महिला उसे रोकती है। वो एक मूर्ति लेती है, उसका भाव लगाती है और अनामिका को पैसे दे देती है। फिर अनामिका से मूर्ति लेकर वो घर के अंदर चली जाती है। अनामिका फिर आवाज लगाते हुए मूर्तियाँ बेचने लगती है। अब जब अंधेरा उतरने लगा, अनामिका घर वापस आने लगी। बीच सड़क पे सुधाकर नाम के एक आदमी के साथ दुर्घटना हो गई थी। वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। वहाँ से सभी गुजरने वालों से वो गुहार लगा रहा था, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से वो विनती कर रहा था, पर जो भी लोग उस सड़क से गुजर रहे थे आहा उहू कर रहे थे, पर वहाँ से आगे बढ़ जा रहे थे। कोई उसे मदद नहीं कर रहा था। पर जैसे अनामिका उस आदमी को देखती है उसे बहुत बुरा लगता है। वो उसे एक जगह पे बैठाती है। फिर अपने बोतल से उस आदमी को वो पानी पिलाती है। सुधाकर को थोड़ी राहत मिलती है। फिर अपने पत्थरों की मूर्तियों को हटाकर अपने ठेले में सुधाकर को बैठाती है और उसे धकेलते हुए पास के अस्पताल में ले जाती है। तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। तभी भी बहू घर नहीं लौटी है, इस बात से सासू माँ बहुत परेशान थी। माँ वापस नहीं आई है, इस वजह से बच्चे भी बहुत परेशान थे। उधर अस्पताल में सुधाकर की जांच करके सारे घाव में मरहम पट्टी करके डॉक्टर कहते हैं कि ये खतरे से बाहर है। तब जाके अनामिका थोड़ी खुश होती है। सुधाकर अनामिका को पैसे देने जा रहा था। इंसानियत के खातिर मैंने आपको मदद की है, पैसों के लिए नहीं। पैसे अगर देने ही है तो मेरी मूर्तियों को खरीद के आप पैसे दे दीजिए। अच्छा, मेरा नाम अनामिका है, पास के ही दीमापुर गाँव में रहती हूँ। मैं पत्थरों को तराश के मूर्तियाँ बना के बेचती हूँ। ठीक है, आप ये मूर्ति दे दीजिए और पैसे लेकर जाइए। उसके कहे मुताबिक अनामिका उससे पैसे ले ली। फिर वो अपने ठेले के पास आए। वहाँ से एक पत्थर की मूर्ति लेकर वो सुधाकर के पास वापस गई। बहुत ही सम्मान के साथ वो मूर्ति जाके वहाँ रख दी। फिर नमस्कार करके वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ठेले को ढकेलते हुए वो धीरे धीरे घर पहुँचती है। घर पहुँच के सासू माँ और बच्चों को सारी कहानी खुल के बताती है। भगवान तुम्हारा भला करे बहू रानी। फिर चावल सब्जी खा के अनामिका और भाव्या एक बिस्तर पे सो जाती है और दूसरे बिस्तर पे शारदा और हरीश सो जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे।
तभी एक दिन अनामिका जब घर के बाहर बैठ के पत्थरों को तराश रही थी, तभी वहाँ पे सुधाकर की गाड़ी आके रुकती है। अनामिका जाके उनका अभिवादन करती है, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी भी देती है। सुधाकर जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं। शारदा और बच्चे भी बाहर निकल आते हैं, पर उन दोनों के पति प्रसाद और रमेश उन्हें नहीं मिले। सुधाकर ने जब पूछा तो बताया उन्होंने कि पैसे कमाने के लिए वो दोनों शहर गए हुए हैं। सर, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी मेहरबानी का बदला चुकाना है मुझे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बताता हूँ। मेरे खुद के कंपनी के मालिक वो चाहते हैं कि 1116 शिवलिंग वो स्थापित करे और उन्होंने इस काम की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है। फिर अचानक से मुझे अस्पताल में कही गई तुम्हारी वो बात याद आ गई, इसीलिए मैं अपनी कार लेके यहाँ आ गया। उनकी बातें सुनकर अनामिका, शारदा, बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने अनामिका को कुछ अग्रिम पैसे दिए। देखो, मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, पर मुझे 1 हफ्ते के अंदर 1116 शिवलिंग चाहिए, इसीलिए कुछ अग्रिम पैसे दे रहा हूँ। बाकी रकम मैं तुम्हें तब दूंगा जब मैं सारे शिवलिंग ले जाऊंगा। पैसे मेरी सासू माँ को दे दीजिए। कहे अनुसार सुधाकर ने पैसे जाके शारदा को दे दिया और वहाँ से चला गया। शारदा, अनामिका और बच्चे सभी शिवलिंग बनाने के लिए आवश्यक पत्थर इकट्ठा करते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। अनामिका दिन रात के अंतर किए बिना शिवलिंग तराशने में लग जाती है। इस तरह 1 हफ्ते के अंदर अनामिका 1116 शिवलिंग बना लेती है। फिर जैसा सुधाकर ने कहा था, वो एक ट्रक ले आता है। फिर उसमें 1100 शिवलिंग चढ़ाकर शारदा अनामिका को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और उन पैसों से अनामिका अपनी सास, बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तब करीबन सुबह के 8 बज रहे थे। प्रसाद काम पे जाने के लिए अपना साइकिल लेके बाहर आए। शारदा आके उन्हें लंच बॉक्स देती है। रमेश दौड़ने के लिए बाहर गया हुआ था। वो लौट के पिताजी को प्रणाम कहता है। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारी दौड़ कैसी थी? जैसे दौड़ा जाता है पिताजी, पर जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करूंगा। वहाँ तनख्वाह मिलेगी, उससे हम कुछ अपना कर्ज भी चुका देंगे, है ना? उसकी बातें सुन के प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तुमने मुझे घृणा नहीं की, मुझे गलत नहीं समझा। अच्छे से समझ के तुम काम करने के लिए तैयार हो गए। जाओ, जाके नाश्ता वास्ता करके रेडी होके 11 बजे तक ऑफिस आओ, तब तक बॉस भी आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, आप अच्छे से जाइए। उसके बाद शारदा का दिया हुआ लंच बॉक्स लेके प्रसाद खुशी खुशी ऑफिस चले जाते हैं। उधर शारदा किचन में खाना पकाते पकाते मनी मन सोच रही होती है। बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मेरे पति बहुत परेशान हैं। बिना बहू को बताए, जैसा पार्वती चाची ने कहा था, शक्ति माँ के दरबार में जाके मैं मन्नत मांगूंगी ताकि मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग जाए। किचन में जल्दी जल्दी खाना पका के वो हॉल में आके देखती है कि बहू घर का कामकाज कर रही है। फिर वो सीधा अपने कमरे में चली जाती है। सासू माँ को इस तरह जाते देख बहू मनी मन सोचने लगती है, ऐसा चलने से नहीं होगा। जैसा कमला दीदी ने कहा था, बिना सासू माँ को बताए मैं शक्ति देवी के मंदिर में जाके उनसे मन्नत मांगूंगी ताकि मेरे पति को जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन सासू माँ को बिना बता के जाना होगा। इस तरह जल्दी जल्दी घर का कामकाज खत्म करके वो अपने बेडरूम में जाती है। तब तक रमेश भी मुंह हाथ धोकर रेडी हो गया था। तब तक 1 घंटा निकल जाता है। शारदा बहू को बिना कुछ बताए रेडी होकर अपने कमरे से हॉल में आती है अपने बेटे के पास। बेटा रमेश, मैं पार्वती चाची के घर जा रही हूँ, बहू को बता देना और तुम पिताजी के ऑफिस सावधानी से जाना। ठीक है माँ। शारदा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अनामिका को चूंकि पता नहीं था, वो भी तैयार होके हॉल में आ जाती है। अनामिका, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कमला दीदी के घर पे जा रही हूँ, आप सासू माँ को बता दीजिएगा। और हाँ, पिताजी का ऑफिस जाना आप भूलिएगा मत। वो तो मैं चला जाऊंगा, पर घर पे कौन रहेगा? ऐसा क्यों? माँ जी तो है ना? नहीं, वो पार्वती काकी के यहाँ गई है। ठीक है, एक काम कीजिएगा, जाने के दौरान आप अच्छे से ताला लगा के खिड़की के पास रख के जाइएगा। ऐसा कह के अनामिका वहाँ से चली गई। ये सास बहू का अचानक क्या हो गया? एक दूसरे को बिना बताए ही बाहर चली गई। इस तरह रमेश सोचता है। फिर अच्छे से ताला लगाकर
चाबी खिड़की के पास रखकर वो भी चला जाता है। अब शक्ति देवी के मंदिर में जाकर सास बहू का वहाँ मुलाकात हो जाती है। वो एक दूसरे को देखती है। सासू माँ, आपने तो कहा था कि पार्वती चाची के यहाँ जा रहे हैं, फिर आप ये महिमा मई देवी के पास यहाँ? मैं सास हूँ, तुम बहू हो और मुझसे सवाल कर रही हो। मेरा छोड़ो, तुम बताओ, कभी तुम यहाँ नहीं आई थी? तुम इस देवी मंदिर में क्या कर रही हो? सास बहू के बीच जब बातचीत चली रही थी तभी वहाँ पे पुजारी आते हैं। उन्हें देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये दोनों सास बहू है। वो चुपचाप मुस्कुराते हैं। माँ जी, आप दोनों से ही कहता हूँ, ये देवी बहुत महिमामयी देवी है। यहाँ की खास बात ये है, अपनी मनोकामना सोचने के बाद आपको यहाँ 108 नारियल फोड़ने हैं। जिसके नारियल जल्दी फूटेंगे उसका मनोकामना जल्दी सच होगा। इस तरह का यहाँ एक प्रतियोगिता है। ऐसा कहकर पंडित जी वहाँ से देवी के पास चले गए। फिर मंत्र पढ़ के कपूर जला के आरती दिखाकर वो आरती सास बहू को लाकर दिए। आरती लेकर वो भी थोड़ा साइड चली जाती है। फिर 108 नारियल भरा हुआ झोला लेकर आती है। फिर दोनों ही एक एक नारियल ले लेती है फोड़ने के लिए। दोनों शारदा अनामिका देवी माँ को प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है। शारदा का बेटा अनामिका का पति रमेश को बस सरकारी नौकरी लग जाए, पर वो दोनों ये नहीं जानती थी एक दूसरे की मनोकामना। वो दोनों हाथ में नारियल लेके फोड़ना शुरू करती है। अब चूंकि शारदा बहुत छोटी और तंदुरुस्त थी, जोर से मारने की वजह से सारे नारियल एक के बाद एक टूटने लगे। और इधर अनामिका दुबली और लंबी होने के कारण वो नारियल ठीक से फोड़ नहीं पा रही थी। ये देखकर शारदा हंसने लगी। अनामिका ने शारदा को हंसते हुए देख लिया। क्या आप मुझे देखकर हंस रही है? आप देखिए। इतना कहकर अनामिका एक नारियल को मुश्किलों के साथ जोर से पटका। नारियल टुकड़े टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा जाके शारदा के कंधे पे लगा। शारदा को बड़ा गुस्सा आया। अरे बहू, पुजारी ने नारियल तोड़ने को कहा था, मुझे मारने नहीं। अरे सासू माँ, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपको क्यों मारूं भला? लेकिन पुजारी जी ने यह भी नहीं कहा था कि किसी को देखकर आप दांत निकाल के हंसो। तुमसे क्या बात करना, हाँ? अपना काम करके मैं चली जाऊंगी। मैं भी वही करूंगी माँ जी। इस तरह सास बहू एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता के तौर पे नारियल एक के बाद एक फोड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही शारदा बहुत थक गई। मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, अब नहीं कर सकती। इस तरह वो कह रही थी और बहू को लेकर वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि बिना रुके अनामिका एक के बाद एक नारियल फोड़े ही जा रही थी। इस तरह अनामिका शारदा के नारियल फोड़ने से पहले ही अपना सारा नारियल फोड़ दी। फिर धीरे धीरे जैसे तैसे करके परेशान होके शारदा अपना 108 नारियल फोड़ती है। फिर वहाँ से दोनों घर लौट आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन रमेश पुलिस के यूनिफॉर्म में घर आता है। उसे देखकर प्रसाद, शारदा, अनामिका तीनों बहुत खुश होते हैं। आखिरकार देवी ने आपको आशीर्वाद दे ही दिया। मैंने मन्नत मांगकर 108 नारियल फोड़ा था। 108 नारियल फोड़ने पे हमारा सपना सच हो गया। अरे बहू, तुमने भी यही मनोकामना की थी? मतलब आपने भी यही मन्नत मांगी थी सासू माँ? हाँ बहू, तुम दोनों मेरे दो आँख हो। तुम दोनों खुश रहो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश होती है। उस दिन से रमेश पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पुलिस ड्यूटी करने लगा। इस तरह सास बहू प्रतियोगिता करके प्रार्थना की। देवी माँ ने भी कृपा दिखाई। रमेश भी कड़ी मेहनत से जिस नौकरी को पाने के इंतजार में था, वो नौकरी उसने पा ली। उस नौकरी के बदौलत रमेश अपने परिवार को मदद करने लगा। सासू माँ शारदा और बहुरानी अनामिका खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है और उस परिवार में खुशहाली आती है।